हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस गुरुजी। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एस गुरुजी पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों ने इतना अच्छा तरीके से हमारी जो सीरीज हमने बनाया था जियोग्राफी का घटनाचक्र को एक नए एक अद्भुत आयाम में, उसको आप लोगों ने इतना अच्छी तरीके से पसंद किया और अच्छे तरीके से आप उसको देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसके लिए एक बार क्या करना है, आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहना है ताकि सभी बच्चों के पास जो है, जो ये 45 डेज की सीरीज चल रही है, टारगेट समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी की, ये ध्यान रखिएगा ये 45 डेज की सीरीज है। इसको आप लोगों को भरपूर लाभ उठाना है और जो भी बच्चे हैं जो किसी का कोर्स नहीं खरीद सकते या जरूरत भी नहीं है खरीदने की, वो क्या कर सकते हैं, इसको आराम से अच्छे तरीके से देख करके अपने एक तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। आज उसी क्रम में हम लोगों ने एक नया फिर से प्रयास किया है हिंदी को लेकर के। जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हिंदी की भी सीरीज आपको जस्ट ही देखने को मिलेगी, तो आज से हिंदी की सीरीज आपको ये 3 पीएम पे आपको देखने को मिलेगी। तो 3 पीएम पे आप डेली हिंदी की सीरीज को और 9 पीएम पे आप डेली जियोग्राफी की सीरीज को आप देखिएगा यहाँ पर हिंदी की। ठीक है, तो 3 पीएम पे आपको हिंदी की सीरीज भी आप देखेंगे तो आपको सबसे बड़ी बात है कि रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से आपका एक समझ विकसित होगा कि हिंदी को इस तरीके से, इस आयाम से भी पढ़ा जा सकता है। और क्वेश्चन आंसर यह जो है आपका, जो पीसीएस मंत्रा आपकी एक यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से मार्केट में उपलब्ध जो सीरीज होती है उसको हम लोगों ने पहले टारगेट किया है और उसको बेहतरीन तरीके से एक नए आयाम से खत्म करने का प्रयास करेंगे। आइए, जब आप सीरीज देखेंगे, आगे क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो आपको खुद ये चीजें समझ में आएंगी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और प्रॉपर तरीके से स्टेट अपनी रणनीति और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। ये हाय, दिस इज अजेश कुमार पटेल, एक्सपीरियंस 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम। ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी रहा है। और हाँ, अनएकेडमी एजुकेटर इंटर्नशिप प्रोग्राम और एग्जाम प्लस एजुकेटर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। उसके बाद देखिए क्वालिफाइड रेटेड एग्जाम यूपीपीसीएस एंड आरओ एआरओ, ये इस एग्जाम को हमने क्रैक किया है। वन डे और तमाम तरह के एग्जाम्स को हमने काफ़ी तरीके से दिया है, अच्छे तरीके से क्वालिफाइड भी किया है। ये सब आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको कोई भी पीडीएफ अगर आपको लेना है तो ये ध्यान रखिएगा कि जितना भी क्लासेस हो रही हैं सभी का पीडीएफ इसी चैनल पे आपको, इसी लिंक पर पे जाकर के आप लिंक को जो है, लिंक पर आप टच करेंगे तो आप सीधे टेलीग्राम को डाउनलोड कर पाएंगे और वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे। और क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करने के बाद आपको सारे पीडीएफ क्या करेंगे, आसानी से डाउनलोड कर लेंगे और सभी वीडियो के लिंक भी आसानी से आपको मिल जाते हैं। दिक्कत हो तो इसको स्कैन कर लीजिएगा, यह भी आपको आसानी से पहुंचा देगा हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, लाइक और बेल आइकन भी दबा के रखना है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल का नाम क्या है, एस गुरु जी। अच्छा है ना, एक बार जरा सा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। यही देखिए पीसीएस मंत्रा है। इसमें जो है इनकी टेस्ट सीरीज है, ये 6 से 12 वाली है। अभी हम इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो 1 से लेकर के जो 5 तक की टेस्ट सीरीज उसको भी हम कराएंगे। अभी हम डेली एक हिंदी का टेस्ट सीरीज यहाँ पर देखिएगा, एक नए आयाम, एक अद्भुत तरीके से करने का प्रयास किया गया है। तो आज इसमें टेस्ट नंबर 6 को दिया जा रहा है। आप ध्यान से देखिएगा और साथ साथ लगाने का प्रयास करिएगा। पहले आप इसको लगाने का प्रयास करिएगा अपने से, उसके बाद हम उसका डिटेल एक्सप्रेशन, सारे ऑप्शन को अच्छे से क्या किया गया है, डिस्कशन किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज से पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो थोड़ा सा हम शुरुआत करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि तद्भव और तत्सम में क्या अंतर होता है। देखिए जैसे तद्भव है, ये तद्भव है, और यहाँ पर देखिए ये तत्सम है। तो तत्सम का मतलब होता है कि जो शब्द संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं, ठीक है, वो तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव क्या होते हैं, जो इनका बिगड़ा रूप होता है, घरेलू बोलचाल में रूप होता है, उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं। बस इतना दिमाग रखे रहेंगे, आपका काम बन जाएगा। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपको पकड़ने में काम आती है, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि सड़क सा है तो तद्भव में चला जाता है, ठीक है, चंद्रबिंदी है तो आपका तद्भव में चला जाता है। खैर इतना दिमाग वहां लगाने की जरूरत नहीं है, ये कभी मैं आपको उसका थोड़ा सा 5-6 ठो रूल है वो बता देंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आ जाए कैसे करना है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि रूप और रोपना, उसके बाद कह रहा है कि रोटी और रुदन। तो अभी हमने आपको बताया कि तद्भव नहीं है, इसका मतलब है, देखिए रूप, रोपना और रोटी, ये सब कैसी भाषा देख के भी लग रही है कि एक तरह से घरेलू टाइप की भाषा लग रही है, इसका मतलब ये तद्भव है। और रुदन क्या है, रुदन आपका तत्सम है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये है तत्सम, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ये तत्सम है। एक सेकेंड, थोड़ा समय दीजिएगा। हम्म, चलिए ठीक है। हाँ, अब देखिए इसके सारे चीजों को हमने एक्सप्लेन किया है। तद्भव एक तरफ से, एक तरफ तत्सम।
जितने भी आगे दिए जाएंगे तद्भव तत्सम में सबसे पहले आपको तद्भव देखने को मिलेगा, उसके बाद तत्सम देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है रूप, तो रूप हमने बताया तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा रूप्य। रूप का मतलब यही जो चेहरा होता है उसी को हम लोग तत्सम में क्या बोलते हैं, संस्कृत में रूप्य बोलते हैं। रोपना, जैसे धान की रोपाई होती है, रटना नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट एक समझ में आता जाएगा। रोपना मतलब एक जनरल सामान्य भाषा में बोला जाता है, रोपना या रोपाई होता है, तो रोपाई या रोपना ये तद्भव भाषा होता है। लेकिन रोपण देखिए जहां पर ये वाला अड़ा लग जाए वैसे भी वो तत्सम में चला जाता है, तो रोपण क्या हो जाएगा, तत्सम में चला जाएगा। रोटी देखिए जनरल बोलचाल में आप लोग रोटी रोटी मांगते हैं, लेकिन उसका तत्सम की बात करेंगे तो क्या होगा, रोटिका कहलाता है। रोना, जैसे कोई बच्चा रोता है तो रोना, या कोई व्यक्ति रोता है तो रोना या रोना, यही हम लोग बोलते हैं। लेकिन रुदन का मतलब क्या होता है, रोना, जो तत्सम शब्द, इसका मतलब संस्कृत के शब्द ये सब जो डायरेक्ट जो है इसी रूप में प्रयोग होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन बोलचाल की भाषा में चूंकि ये टफ है, कुछ क्लिष्ट वर्ड है, इसलिए इसको बोलचाल की आम भाषा में इसको तोड़ मरोड़ के दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, इसीलिए उसको तद्भव बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, कह रहा है कि दिए गए विकल्प से कौन सा शब्द तद्भव है। यहाँ पे तद्भव है ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि जो तत्सम होगा उनको छाड़ देना है। तो देखिए लटन कह रहा है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तद्भव है, ये ध्यान रखिएगा, ये तद्भव है, मैं हर जगह नहीं लिखा हूं, और यहाँ पर क्या है, ये तत्सम है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि तद्भव है, इसका मतलब कह रहा है कि लटन है, लोचन है, सत्य है और लोग। तो आपको पता है कि लोग एक सामान्य बोलचाल भाषा में ही प्रयोग होता है, इसका मतलब लोग क्या हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, लोक हो जाएगा। थोड़ा स्टैंडर्ड भी देखने में आपको लग रहा होगा कि लोक, ठीक है। ज्यादातर प्रयोग जब अगर आप जाएंगे अच्छे स्तर पे तो इसी को प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड जहां पे मेंटेन हो जाए वहां पर तत्सम होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लटकना, आपको देखने में लग रहा है कि लटकना आपका एक जानवर बोलचाल भाषा में है, इसका तत्सम क्या होगा, लटन। लोयन का होता है लोचन, लोचन नेत्र वाला मामला है। और सच का मतलब सत्य होता है, कोई बात जैसे बोलते हैं कि ये सच बात है तो हम लोग जनरल बोलचाल भाषा में सच प्रयोग करते हैं, जबकि एग्जैक्टली में क्या है, सत्य है। सत्य बोलना थोड़ा सा क्लिष्ट है सच बोलने की अपेक्षा, यह बात ध्यान रखना। वैसे भी सत्य बोलना ही टफ है, सबसे बड़ी बात यह भी है कि लोग सत्य बोल भी नहीं पाते हैं। आ जाइए, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है, इसका मतलब एक तरफ तद्भव दिया हुआ है, एक तरफ उसका तत्सम दिया हुआ है। जैसे सलाई है, सलाई का सला का क्या है, सही है। सवा का सवाई, लूक का उल्का, और वह का सवा। देखो सलाई का सला, सलाई मतलब जो आप लोग यूज करते हो, तो हमने आपको यह बताया भी था कि जहां पर यह वाला सड़क वाला स आ जाए, ये ज्यादातर आपका तद्भव में ही प्रयोग होता है, और बड़ा वाला सा कहाँ प्रयोग होता है, आपका तत्सम में। तो देखो सलाई का सला का यह सही है, इसका मतलब यह सही है। और लूक का मतलब होता है उल्का, उल्का मतलब जो उल्का पिंड जो आपका गिरते हैं। लूक मतलब एक होता है आग टाइप का होता है, तो इसका मतलब लूक और उल्का सही है, लूक का उल्का होता है। वह आपका तद्भव में प्रयोग किया जाता है, जबकि संस्कृत में अगर आप जाओगे तो असौ, असौ का मतलब होता है हिंदी में या तद्भव में क्या होता है, वह। लेकिन आप यहाँ पे देखो शवा और सवाई दोनों एक ही चीज है, शवा और सवाई, तो इसका मतलब यह गलत है। इसी चीज को हमने समझाने का प्रयास किया है कि पहले आप यह समझ जाइए कि सवा का मतलब क्या होता है। देखो सवा का तत्सम सपाद होता है, ये तो पहले आप समझ लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर लगाना होगा तो सवाई की जगह क्या लिख दोगे, सपाद, ठीक है। अब सपाद का मतलब क्या होता है यह भी समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। देखो कह रहा है कि सपाद का हिंदी में अर्थ क्या होता है, चतुर्थांश युक्त। इसका मतलब है कि चतुर्थांश और अधिक के साथ जिसमें एक का चौथाई और मिला हो। जैसे कि आप लोग बोलते हो कि 1.25 किलो लड्डू दे दीजिए, 3.25 किलो दे दीजिए, 4.25 किलो दे दीजिए, तो इसमें सवाई लग जाए। इसी कह रहा है कि चतुर्थांश एक चौथाई मिला हो तो क्या होता है, वह जो है आपका सवारूप कहलाता है। तो सवाई और सवा क्या होता है, दोनों तद्भव ही है। इसका तत्सम अगर हम प्रयोग करेंगे तो संस्कृत में चलेंगे, इसका मतलब हो जाएगा क्या, सपात। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में से कौन सा सुमेलित है। अब इसका मतलब है कि एक तरफ तद्भव दिया हुआ, एक तरफ तत्सम दिया हुआ, तो क्या रीतिका, रीतिका होता है, कह रहा सुमेलित है। देखो यह का अत्र होता है, मित का मित्रता होता है, माथा का मस्तक होता है। एग्जैक्टली माथा का मस्तक क्या होता है, सही होता है, क्योंकि जो रीता होता है, रीका का रीतिका नहीं होता है, रिक्त होता है। रिक्त मतलब खाली स्थान, वही वाला रिक्त। देखो कहीं लिखा है यहाँ पर रीता का क्या होता है, रिक्त होता है। यह जो आपको लिखा है, यह को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, यश बोलते हैं, और वह को क्या बोलते हैं, असौ। यह ध्यान रखना दोनों को, वह को क्या बोलते हैं, वह को असौ बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, ये सब पूछे जाने वाले एग्जाम में है। वह को असौ बोलते हैं, जबकि यह को एस बोलते हैं। और मीत जो होता है, मीत मतलब नहीं बोलते, गाना सुना हुआ है, ओ मेरे मीत रे, तो मीत का मतलब होता है मित्रता, तो मित्र हो जाएगा मीत का मित्र। और माथा का मस्तक हमने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, कह रहा निम्नलिखित तद्भव और तत्सम में सही सुमेलित नहीं, सही सुमेलित है। इसका मतलब एक तरफ तद्भव है,
एक तरफ तत्सम है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि शाहू का क्या साधु होगा, क्या सीढ़ी का सिद्धिका होगा, क्या सोंध का शोधिका होगा, क्या सुमिरन का सुमिरन होगा। तो तत्सम में सही सुमिरन आपको बताना है। तो देखिए सीढ़ी का, अगर आप पहले गलत वाले को देख लीजिए, सीढ़ी का क्या होता है, हमेशा श्रेणी होता है। सीढ़ी आपका जनरल बोलचाल भाषा में है, तो ये समझिएगा कि सीढ़ी जब भी श्रेणी लिख करके आए तो सही होता है। और हमेशा जब भी यह वाला स्वर मिले तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा तत्सम में जाता है, जबकि यह वाला स्वर अगर मिले तो ज्यादातर तद्भव में ही देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर सुमिरन है। सुमिरन का मतलब होता है कि मैं निज दिन सुमिरन तुमरो करूं। सुमिरन का मतलब होता है किसी के मनन करना, याद करना। लेकिन अगर उसको संस्कृत में जाओगे तो स्मरण होता है। तो सुमिरन को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मरण लिखते हैं। जबकि सौंध, जैसे बोलती हल्की हल्की सौंध आ रही है, सौंध का मतलब सुगंध आ रही है। तो सुगंध क्या होता है, संस्कृत में होता है। तो हमने तीनों आपको बता दिया, सीढ़ी का बता दिया, सौंध का बता दिया, सुमिरन का बता दिया। इसका मतलब यह गलत था। शाहू का क्या होता है, साधु। इसका मतलब यह क्या था, सही था। सही ही सुमेलित आपको बताना था। जो बकिया 3 गलत थे उसको भी हमने अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया। याद करने का प्रयास करिएगा कैसे हम इसको पकड़ते हैं, क्योंकि हर चीज संभव नहीं है कि आप हर चीज याद करके जाए। कुछ वहां पर कॉमन सेंस, स्मार्ट स्ट्रेटजी भी लगाना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है सौत शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो सौत आप सब लोग को पता है कि सौत हम लोग किसको बोलते हैं, तो सौत बोलते हैं तत्सम सपत्नी, क्योंकि सपत्नी जो होता है यही आपका संस्कृत में प्रयोग होता है। ठीक है, इसी को हम लोग सौत बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब कि आपके जो है पत्नी की एक और, अगर मतलब आपके पति का एक कोई और पत्नी हो, पत्नी हो, मतलब एक पति के पास 2 पत्नी हो, तो आपकी जो जो एक पत्नी होगी उसकी दूसरी वाली क्या कहलाएगी, वो सपत्नी कहलाएगी। समझ रहे होगे, ठीक है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब जो सौत्र है, सौतिका है, ये सब कोई मतलब नहीं, सब गलत वर्ड लिखे गए हैं। नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कह रहा है कि जैसा, जैसा का क्या यादृश होता है, अच्छा सही बात है। जो का यह, सही बात है। देखो माँ का मातृ, माँ का मातृ नहीं होती है। माँ का क्या होता है, माता होता है। जबकि चाचा क्या होता है, पितृव्य होता है। यह सही था। तो यह बात ध्यान रखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। माँ का मातृ नहीं, माँ का माता होता है। और ये ध्यान रखिएगा जहां पर भी चंद्र बिंदु देखने को मिले हमेशा वो तद्भव कहलाता है। ये बात आप समझिएगा। उसके बाद कह रहा है कि जैसा, जैसा का मतलब होता है यादृश्य। संस्कृत में इसको यादृश्य बोलते हैं। और जो को संस्कृत में क्या बोलते हैं, यह बोलते हैं। यह के आगे बिंदु लिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह भी सही था, यह भी सही था। और चाचा को पितृव्य बोलते हैं, पितृ नहीं पितृव्य, तो यह भी सही था। यहां पर हमने आपको दे भी दिया है कि माई का तत्सम देखिए मातृ होता है। यह बात ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर मातृ लिखा था, ये गलत हो गया। तो अगर माई का मात्र और माँ का क्या होता है, माता। यह बात बहुत बहुत ये नजदीकी मामला था, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव की बात कर रहा है, हमने आपको बताया कि जो शब्द सीधे सीधे क्या हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, बोलचाल की भाषा में प्रयोग, आम बोलचाल भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, वो तद्भव। जबकि जो संस्कृत स्टैंडर्ड भाषा में प्रयोग होते हैं वो तत्सम कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव है। आपको पता है कि देखिए पहले जो मेन चीज उसको आप देख लीजिए। जैसे किस क्या है, तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कस्य हो जाएगा। जबकि तेरा का क्या हो जाएगा, त हो जाएगा। साला, साला का श्याल हो जाएगा। जैसे किसी का साला, साला का क्या होता है, श्याल होता है। जबकि सात, देखिए कभी भी कोई अगर मैथ वाला चीजें पूछे 6, 7, 8, तो उसको ऐसे लिख दिया, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। इस तरीके से आप ध्यान से कर लेंगे तो वो मामला गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा किस। तो इसका आपको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, किस आपका एक जनरल भाषा में प्रयोग होने वाला है, तो ये क्या होगा, तद्भव हो जाएगा। जबकि तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि तेरा को तो बोलते हैं। ठीक है, बाकी श्याल का तो आपको पता ही है कि साला को बोलते हैं, श्याल, ये सब क्या है, तत्सम है। नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब देखिए तत्सम पूछ दिया, तो हमने कहा कि जहां जहां चंद्रबिंदी है पहले तो आप उसको हटा ही दीजिएगा। तो चंद्रबिंदी वाला हटा दिए, चंद्रबिंदी वाला हटा दिए। इसका मतलब क्या होगा कि एला क्या है, आपका तत्सम है। इसका इसका जो है तद्भव क्या हो जाएगा, तो इसका तद्भव हो जाएगा इलायची। ठीक है, इलायची, ये आप ध्यान रखिएगा। जबकि जामुन क्या है, जामुन आपका क्या है, तद्भव है। इसका होता है जम्बू होता है। यहाँ पर मैंने दे दिया है तद्भव और तत्सम। देखिए आंवला का होता है आमलक, जामुन का होता है जम्बू, और चांदी का होता है रजत। जो सफेद रंग का होता है चांदी, उसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, रजत बोलते हैं। जामुन का आपको पता है कि भारत को जम्बू द्वीप भी बोला जाता है, क्योंकि जामुन की वृक्ष की अधिकता की वजह से ही इसलिए इसको जम्बू बोलते हैं, और आंवला को अमलक बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और बेल आइकन दबा के रखना है। एस गुरु जी को क्या करना है, हमेशा शेयर करते रहना है, तभी आपको प्रॉपर तरीके से इसका बेनिफिट मिलने को देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे आपका जब
आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हौसले अच्छे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मेहनत करके और बेहतर लाने का प्रयास करता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका मतलब है कि एक तरफ आपका तद्भव दिया हुआ है, एक तरफ तत्सम दिया हुआ है। कह रहा बाघ का व्याघ्र, ये तो देखने में गलत लग रहा है क्योंकि बाघ क्या क्या होता है? व्याघ्र होता है, व्याघ्र होता है, ये आपको पता ही है। उसके बाद कह रहा हीरा का क्या होता है? हीरिका होता है। साखी का देखिए क्या होता है? साक्षी होता है, यह भी गलत है। और शीश का क्या होता है? शीश का क्या होता है? शीर्ष होता है, ये तो सही है, एग्जैक्टली ये सही है क्योंकि शीश का शीर्ष होता है। शीश जनरल भाषा में प्रयोग होता है, जबकि शीर्ष क्या होता है? स्टैंडर्ड भाषा में प्रयोग होता है। बस इतना ध्यान रख लेंगे, जनरल और स्टैंडर्ड आपका काम बन जाएगा। बार बार ये ध्यान रखिएगा, ये वाला सा तद्भव और ये वाला सा तत्सम। अब यहाँ पे मैंने दे दिया है कि देखिए बाघ का व्याघ्र, साखी का साक्षी होता है, ये कई बार पूछा गया है और आदमी कंफ्यूज करता है कि साखी का क्या होता है? साक्षी होता है, ठीक है। और हीरा का क्या होता है? हीरक होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक दो बार इस सीरीज को देख करके रिवाइज कर लेंगे, पीडीएफ को एक बार पढ़ लेंगे और इसका सबका टेलीग्राम जाकर के आप लिंक ज्वाइन करिएगा, वहीं पर आपको इसका पीडीएफ देखने को प्रॉपर मिलेगा। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 10 क्वेश्चन आपके तद्भव तत्सम समाप्त हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं पर्यायवाची शब्द पे। तो अब देखिए यहाँ पर जो पर्यायवाची इसमें दिया हुआ है, हमने डिटेल में जितने भी इससे संबंधित पूछे गए हैं, ज्यादा भी नहीं गए हैं, जितने एग्जाम में मतलब इस पेपर में पूछे गए हैं उसके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट उसको देने का प्रयास किया गया है। देखिए कह रहा है कि ब्राह्मण का पर्यायवाची, तो आपको पता होना चाहिए कि द्विज, भूदेव और विप्र, ये सब क्या है? ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। जबकि मिलिंद आपको पता है कि किसका पर्यायवाची है? तो ये भौरा का पर्यायवाची। आप सिंगल सिंगल भी कुछ याद रखना, कई बार डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया था तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए ब्राह्मण के और पर्यायवाची कौन कौन है? द्विज है, भूदेव है, विप्र है, महिदेव है, अग्रजन्मा है। अग्रजन्मा मतलब जो पहले जन्म गया है। द्विजाति है, भूसूर है, भूसूर है। सूर मतलब देखिए देवता होता है, भू मतलब होता है पृथ्वी, मतलब भूमि का जो सूर है मतलब भूमि का जो देवता है, इसका मतलब ब्राह्मण को वो जो है दर्जा दिया गया है। महिषूर है, महिषूर भी इनको कहा जाता है, वाडव बोला जाता है। भूमिशूर ये हो ही चुका है क्या? अच्छा, भूसूर और भूमिशूर एक ही चीज है, थोड़ा सा उसको चेंज करके लिखा गया है। और भूमिदेव, भूमि का देव भी, भूमि का सुर भी, भूसुर भी, महिषुर भी, यह सब आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। महिदेव भी, अग्रजन्मा भी, ये सब क्या है? ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। भौरा का भी जिक्र आया था, तो भौरे का भी आप जरा सा प्रॉपर देख लीजिएगा। भ्रमर होगा, भौरा होगा, मधुप होगा, मधुकर होगा, अली होगा, अलिंद होगा और क्या होगा? भृंग होगा। ये सभी भौरे के पर्यायवाची हैं। इससे ज्यादातर बाहर पूछने की संभावना बहुत कम रहती है, आप इसको प्रॉपर तरीके से याद रखिए। फिर कह रहा निम्न में से कौन सा पवन का पर्यायवाची? पवन मतलब होता है हवा, इसका पर्यायवाची नहीं है। आप इनको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ देखेंगे तो वायु तो है ही, अनिल तो है ही, तनय, पवन तनय आपको पता ही है, तो ये है ही। इसका मतलब मारुत क्या है? इसका जो है नहीं है, क्योंकि मारुत किसका होता है? एक मिनट, तनय, सॉरी, मारुति नंदन, हाँ मारुत तो होता है। तनय किसका होता है? पुत्र का होता है। पवन तनय मैं बोल भी रहा हूं तब भी पवन पुत्र हनुमान, ये मैंने बोल करके भी गलती किया। तो ये क्या होगा इसका? इसका मतलब हो जाएगा तनव, तनय। एक मिनट इसको इरेज कर देते, नहीं कंफ्यूजन होगा आप लोग को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको पता चल गया कि वायु, अनिल और मारुत किसके पर्यायवाची है। पवन के मैंने यहाँ पर पूरा लिख भी दिया है, आप जरा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आग का पर्यायवाची भी हमने लिखा है। आग का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए दहन होता है, ज्वाला होता है, वैश्वानर होता है, ज्वलन होता है, अनल होता है। अनल और अनिल में बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं। ये अनल जो पूछा है, अनिल यहाँ पूछा है, ये हवा का पूछा है, इसीलिए मैंने आग का यहाँ दिया ताकि लोग कंफ्यूज करते हैं। अनिल क्या होता है? आग होता है। धूमकेतु, पावन होता है, हुतासन होता है, कृषाणु होता है, ये सभी आग के पर्यायवाची होते हैं। पुत्र का, क्योंकि तनय का बात आ गया है तो आप ध्यान रखिएगा, पुत्र होता है, बेटा होता है, शुत होता है, तनय होता है, आत्मज होता है। आप देखते भी हैं कि जब निमंत्रण कोई बढ़ता है तो उसमें आत्मज लिखा रहता है। जनज होता है, लड़का होता है, तनुज होता है, यह सभी के सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो पुत्र के पर्यायवाची। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दांत का नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। विभुत देखिए नहीं है, क्योंकि विभुत जो है देवता का पर्यायवाची होता है। पहले तो यही ध्यान रखना, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि विभुत किसका पर्यायवाची, तो आपको यह पता होना चाहिए। बकिया रद है, रदन है, रोदन है, द्विज है, ये सभी सभी क्या है? देखिए कहाँ के दांत? मसूड़ा है, दंत है, दांतुक है, कृदंत है, दंतन है, दशन है, दंताल है, यह सभी के सभी दांत के पर्यायवाची है। बकिया ये रद, रदन और द्विज तो है ही। उसके बाद देखिए देवता की बात करेंगे, तो चूंकि देवता का बात आ गया तो देख लीजिए, सुर होता है, अमर होता है जो कभी न मरे, देव होता है, निर्जर होता है जो अमर होता है, निर्जर होता है, अजर होता है, विबुध होता है, त्रिदश होता है, आदित्य होता है, गिवाड़ कई बार पूछा गया, ध्यान रखना, वृदारक होता है, अजर होता है और अमर्थ होता है।
ये जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन जितना दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसको ज़रूर देखते रहिएगा। फिर आइए देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमर्त्य का पर्यायवाची कौन सा है? तो अभी आपको पता चल गया होगा कि अमर्त्य का पर्यायवाची क्या, अमर्त्य मतलब कि जो ना मरे, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको पता है कि आदर्श होगा या द्रव्य होगा या निर्जर होगा या रामरस होगा। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखो, जो आदर्श होता है उसका पर्यायवाची क्या होता है? आदर्श का पर्यायवाची अगर आप अलग अलग देख लो, आपको पता है कि निर्जर हो जाएगी तो आसान था। अब देखो आदर्श का पर्यायवाची देखिए क्या होता है। तो आदर्श दर्पण का पर्यायवाची होता है, जबकि द्रव्य का पर्यायवाची धन का होता है। धन इसीलिए बोला जाता है हाथ का मैल है, क्योंकि कब फिसल जाए कब निकल जाए कुछ पता नहीं चलता, इसलिए द्रव्य का पर्यायवाची धन होता है। और रामरस नमक का पर्यायवाची है। कई बार पूछा गया है कि रामरस किसका पर्यायवाची है, तो नमक का है। इसका तो आपको पता था कि अमत का मतलब निर्जय होता है, तो आप समझ जाएंगे। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मित्र आपको पता है कि मित्र का मतलब होता है, कौन सा है पूछ रहा है ना। तो देखिए मित्र का मतलब जो नहीं है पहले आप उसको देख लीजिए। जैसे अगर आप पुष्प की बात करेंगे तो पुष्प में देखो सुमन है, कुसुम है, मंजरी है, प्रसून है। तो जाहिर सी बात है कि आप प्रसून निकाल देंगे, किस पे चला जाएगा, पुष्प में चला जाएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, प्रसून मतलब पुष्प होता है, सुमन कुसुम मंजरी। उसके बाद आप देखिए अगर आप पत्नी में चलेंगे तो पत्नी में आपको सहगामिनी वाला चला जाएगा। ये थोड़ा सा एक पहले ऑप्शन को लिमिट कर लिया जाए, जो कि हमारा नहीं है। देखो वधु है, भार्या है, गृह स्वामिनी है, गृह लक्ष्मी है, सहधर्मिणी है, परिणीता है, सहचरी है, प्रिया है, वामांगिनी है। वामा कई बार पूछा जाता है, वनिता पूछा जाता है, रमणी और दारा। यह सब बहुत महत्वपूर्ण है, यह याद रखिएगा कि यह सब किसके पर्यायवाची है, तो पत्नी के है। इसका मतलब यह पत्नी का हो गया। अब उसके बाद मित्र का पूछ रहा था। अब देखो मनोहर का क्या हो जाएगा, तो मनोहर का मतलब मन को जो हर ले, इसका मतलब सुंदर। मनोहर है, रमणी है, ललित है, मतलब सुंदरता से सम्मिलित है। तो मनोहर हो जाएगा किसका, आपको पता है कि सुंदर का पर्यायवाची हो जाएगा। तो सहचर किसका हो जाएगा, सहचर हो जाएगा। मित्र सहचर मतलब कि जो साथ साथ चले, दुख में सुख में हर समय आपका साथ निभाए। तो बहुत रटने जैसा बात नहीं रहेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस ले आगे चलेंगे तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। जरा निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है? तो देखो पहले शोभा को आप समझिए क्या होता है। तो शोभा का क्या होगा कि छवि होगा, प्रभा होगा, सौंदर्य होगा, विभा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कांति होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए सरस्वती की बात करेंगे। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा माइक सही कर लेते हैं, बस एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अब देखिए अगर हम सबको पता है कि शारदा किसका पर्यायवाची, तो सरस्वती की बात कर लेते हैं। उनको भारती बोलते हैं, वागेश्वरी बोलते हैं, शारदा बोलते हैं, वाग्देवी बोलते हैं, महाश्वेता बोलते हैं। ज्ञानदा जो ज्ञान देने वाली है, हंसवाहिनी सफेद रंग की हंस पे बैठती हैं, वागीश्वरी भी इनको बोलते हैं। तो ये सारी की सारी किसकी पर्यायवाची हो गई, तो सरस्वती की हो गई। इसका मतलब यह तो ऐसे ही हट गया। उसके बाद देखिए शोभा में छवि, प्रभा, सौंदर्य, विभा, कांति, सुंदरता से संबंधित हो गया। उसके बाद देखिए अगर हम सोना में चलेंगे तो सोना में क्या जाएगा, सोना का मतलब स्वर्ण होता है, कंचन होता है, कनक होता है, स्वर्ण होता है, हिरण होता है, जातरूप और हेम होता है। इसका मतलब यह भी किसका हो जाएगा, यह सोना का पर्यायवाची हो जाएगा। और आपको पता है कि इसका क्या हो जाएगा, शोभा हो जाएगा। सुषमा मतलब आपको पता हो गया कि जो सुंदर हो, जिन चीजों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शोभा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। वनिता भी हमने आपको बताया कि स्त्री का पर्यायवाची होता है। रमणी हुआ, वनिता हुआ, यह सब स्त्री का पर्यायवाची होता है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? इसका मतलब कह रहा है गंगाधर, चंद्रमौली, मधिरूप और मदनारी। तो देखो ये अगर आप ध्यान समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गंगाधर मतलब जो अपनी जटाओं में गंगा को धरता होगा, यह बात कह रहा है। चंद्रमौली, चंद्र मतलब चंद्रमा, जो अपने माथे पर चंद्रमा को धारण करता होगा। मदनारी मतलब मद, मद का पान करने वाला, मदिरा का पान, मतलब कि आपको पता है कि विष का पान करने वाले कौन है, तो इसका मतलब मधुरीप इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। थोड़ा सा तोड़ करके पर्यायवाची का अर्थ समझ के काम करोगे तो काम कर ले जाओगे। देखो महेश है, महादेव है, नीलकंठ है, शंकर है, गंगाधर है, रुद्र है, विश्वनाथ है, भोलेनाथ है, शंभु है, त्रिलोचन है, चंद्रशेखर है, गिरीश है, पशुपति है, गौरीनाथ है। ये सब किसके, शिव के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगर हम विष्णु की बात करेंगे, चूंकि यहाँ पर मधुरीपु आ गया है, इसलिए हमको जानना जरूरी है कि किसका पर्यायवाची है। तो माधव बोलते हैं, जनार्दन बोलते हैं, नारायण बोलते हैं, चक्रपाणी चक्र को धरने वाले, गोविंद तो बोलते ही है, पीला वस्त्र धारण करते ही हैं, चार भुजा वाले हैं ही, ओम केशवाय नमः बोलते ही है, ओम दामोदर दामोदराय बोलते ही है, उपेंद्र बोलते ही हैं। दामोदर गणेश का भी पर्यायवाची होता है, दामोदर इनका भी होता है, उपेंद्र बोलते ही हैं।
विश्वम्भर विश्व को धारण करने वाले बोलते ही हैं, लक्ष्मी के पति है ही, और मधुरिपु भी बोलते ही हैं। यहाँ पर देखो मधुरिपु पूछा गया था, जो आपका इसमें कवर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? तो भूप, महीप, नरेंद्र, आपको पता है कि ये सभी के सभी पर्यायवाची किसके हैं? ये सभी के सभी पर्यायवाची राजा के हैं। भूप हो गया, महीप हो गया, नरेंद्र हो गया, ये सब राजा के पर्यायवाची है। राजा के कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, इसको आप लोग देख लीजिए। क्या? नृप हो गया, भूप हो गया, नृपति हो गया, महिपाल हो गया, नरेंद्र है, नरेश है, सम्राट, राव, नरपति, भूपति, भूपाल, महीप, महाराज, सुल्तान, बादशाह, राजाधिराज, भूधन और अवनीश। नाम पढ़ने से ही आपको लगता होगा कि एक बादशाह, एक राजा की बात की जा रही है। महिपाल, नरेंद्र, नरेश, इसका मतलब है कि ये कौन है? यह राजा का पर्यायवाची है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। रघुपति, आपको पता है कि यह जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। रघुपति आपका जो है राम का पर्यायवाची, सॉरी, रघुपति मतलब सीता का पर्यायवाची है, क्योंकि वो क्या है? रघु के पति। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कह रहा पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें मतलब दे दिया है, अब इसमें आपको बताना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा लक्ष्मण का पर्यायवाची भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। देखो, विष क्या है? गरल है। राम क्या है? राम का पर्यायवाची देखिए सौमित्र है, यही आपका गड़बड़ है। और उसके बाद कह रहा है कि लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या? श्री है। और वृष का पर्यायवाची पावस है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो विष होता है उसे हम लोग गरल भी बोलते हैं, इसका मतलब ये सही था। लक्ष्मी को हम लोग श्री लगा करके ही बोलते हैं। श्री का मतलब ही होता है शुभ, इसका मतलब लक्ष्मी मतलब शुभ, इसका मतलब ये सही है। पावस, पावस मतलब होता है वृष्टि, वृष्टि मतलब होता है वर्षा। तो ये बात आप श्याम समझिएगा कि इसका मतलब राम में सौमित्र गड़बड़ है, क्योंकि सौमित्र का मतलब होता है क्या? सौमित्र का मतलब होता है लक्ष्मण। देखिए यहाँ पर है, ठीक है। और लक्ष्मण के कुछ प्रमुख पर्यायवाची हैं, जैसे लखन दे दे, शेषावतार दे दे, रामानुज दे दे, राम से छोटे, या शेष दे दे, क्योंकि शेषनाग का इनको रूप माना जाता है। इसका मतलब है कि यह भी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए पर्यायवाची में लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए आदित्य कह रहा है कि क्या मार्तंड, आदित्य और मार्तंड, नाहर का केसरी, जलधि का रत्नाकर और अहि का नीलकंठ। तो आप पहले देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि जैसे अगर आप सांप की पर्यायवाची को देखने का प्रयास करेंगे तो आपको पता है कि सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अहि, पन्नग, ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हैं? ये सभी के सभी सांप के पर्यायवाची हैं। और आदित्य, मार्तंड, ये सब क्या है? सूर्य के पर्यायवाची। देखिए इसमें कहीं लिखा भी होगा, आदित्य है, मार्तंड है, रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, सविता, पतंग, अंशुमाली। ये देखिए अंशुमाली, भानु, प्रभाकर, मारीची, ये सभी के सभी सूर्य के पर्यायवाची है। ये बात ही आप ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि नासर, नासर का मतलब होता है, सॉरी क्या है? नाहर है। नाहर का मतलब होता है, देखिए नाहर या केहरी बोले तो क्या होता है? शेर का पर्यायवाची होता है। केसरी बोले तो शेर का पर्यायवाची होता है। कई बार ध्यान रखना, हल्का सा केसरी रंग का होता है, इसलिए उसको बोलते हैं। सिंह तो वनराज, तो आपको पता ही है। पंचमुख, पंचमुख आपको पता ही है कि बजरंगबली का जो पचमुख वाला जो है आपका अवतार है, उसलिए उसको हंस ले लेते हैं। पशुराज है, मृगों का राज है, शार्दुल और नाहर बोलते ही हैं। इसका मतलब यह भी सही हुआ, यह भी सही हुआ। और अहि का मतलब होता है गलत, क्योंकि नीलकंठ नहीं होगा। अहि का मतलब अभी हमने आपको बता दिया, इसलिए डिटेल कि अहि का मतलब क्या होगा? सर्प हो जाएगा। और जलधि का मतलब होता है रत्नाकर, मतलब समुद्र, समुद्र का मतलब रत्नों से भरा हुआ खजाना, इसका मतलब यह भी सही था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। तो आपने 20 सवाल हमने किया, तद्भव स्तंभ के 10 सवाल किए, 10 सवाल पर्यायवाची किए। आप लोग कमेंट करके जरूर ये बात बताइएगा कि क्या यह सीरीज आपके लिए वैल्यूएबल हो रही है कि नहीं। आरओ, एआरओ या एपीएस या यूपीपीसीएस, जो भी एग्जाम आने वाले, आगे होने वाले एग्जाम है जिसमें इस तरह का वेटेज है, क्या उनके लिए वैल्यूएबल सीरीज चल रही है या नहीं, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य, एक शुद्ध वाक्य शुद्ध है। अब देखिए कह रहा है कि पत्ता, पत्ता, पत्ता गिर पड़ा पेड़ से। अच्छा, पेड़ से पत्ता गिरा। अच्छा, पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में पत्ता गिरा। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह देखने में आपको समझ में आएगा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ से तो यह गलत हो जाएगा। कह रहा है कि पेड़ की पत्ता गिरी, यह भी गलत हो जाएगा। पेड़ में पत्ता नहीं, हमेशा जैसे देखो अगर ये पेड़ है, ये पेड़ है और ये अगर इसका पत्ता है, अगर ये पत्ता है टूट करके अगर यहाँ गिर रहा है, यह जमीन पर गिर रहा है, इसका मतलब इससे अलगाव हो रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, अलगाव हो रहा है। अलगाव में क्या होता है? अपादान कारक होता है, अपादान कारक होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? शे हो जाएगा।
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान अपादान से, यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो अपादान हमेशा अलगाव में प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब अगर कारक पूछे तो अपादान, नहीं तो यही वाला हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, यह तो ऐसे ही देखने में गलत लगता है। पहले जो गलत होता है इसमें हमेशा पहले उसको छाट दिया जाता है। दुकानदार को ताला खुला ऐसे ही गलत हो गया, दुकानदार को ताला खुलवाया यह भी गलत हो गया, दुकानदार ने ताला खुला, इसका मतलब यह शुद्ध है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सब आप काम कर ले जाएंगे। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से, जो थोड़ा सा टफ है उसका मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य, इसको पहचानना है। तुम तुम्हारा काम करो, अच्छा ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है। जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। आप इधर बैठो, यह गलत लग रहा है। सीता गुणवान स्त्री नहीं है, गुणवान तो आपका पुरुष के लिए होता है, गुणवती होना चाहिए था, ऐसे गलत होता। इसका मतलब जैसा देश वैसा भेष आप लोगों ने प्रयोग भी किया होगा, बस थोड़ा सा यह भी देख लेना कि भेष कैसे लिख रहा है, वैसा कैसे लिख रहा है। कई बार भेष ऐसे लिख देता है तो वो क्या होता, गलत हो जाता है, यह बात ध्यान समझिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये सही हो। अब इसका क्या सही होता, तो तुम तुम्हारा नहीं, तुम अपना काम करो। आप इधर बैठो नहीं, आप इधर बैठिए। और सीता कैसी, गुणवती स्त्री है, स्त्री के लिए हमेशा गुणवती लगाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, जबकि पुरुष के लिए गुणवान लगाते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य, शुद्ध वर्तनी का पहचान करना था। जैसे आपका अनुयायी है, तो अनुयायी का गलत लग रहा है देखने में। निस्वार्थ, आपको पता है कि निह में आपका इस तरीके से होता है, आपका ये वाला होता है, ठीक है, विसर्ग वाला होता है, तो ये ऐसे गलत हो जाता। विशेषतया, यह भी गलत है क्योंकि विशेषतया होता है। प्राणायाम बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राणायाम नहीं होता। कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसको आप ध्यान समझिएगा। ये प्राणायाम नहीं होता है, प्राणायाम नहीं होता है, यह गलत है। कई बार बच्चे इसको सही करते हैं, बहुत बारीक चीजें हैं। प्राणायाम होता है, प्राणायाम, यह बात ध्यान रखिएगा कि प्राणायाम होता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ लिखा गया है। अनुयायी का क्या होगा तब, यह वाला ई नहीं रहेगा, यह वाला यह हो जाएगा। इसका मतलब यह सही है। रेड कलर जो लिखा है गलत है। निस्वार्थ का देखिए यहाँ पर हमने बताया विसर्ग होगा, और विशेषतया नहीं होता है, विशेषतया होता है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। चलिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी है। देख करा उपरोक्त, उपर्युक्त, 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 बहुत कंफ्यूज करता है, ये बात ध्यान रखना। तो उपरोक्त गलत होता है, उपर्युक्त जो होता है यही सही होता है। ऐसे अगर लिखा कहीं आपको मिल जाए, ऊपर देखो, ऊपर पर उड़ंत वाला होता है तो आगे वाले पुड़ता है, तो उपर्युक्त क्या होता है, ये सही होता है। अगर ऐसा दिखा रहे तब भी सही है, या तो में ही बना दे तब भी वो सही होता है। उपरोक्त गलत होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं उपरोक्त वाले में, ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि ये दोनों तो देखने में ही गलत लग रहा है, लेकिन पहले और दूसरे में कंफ्यूजन होता है, ये बात को ध्यान रखना, इसलिए मैं बहुत जोर देकर बोल रहा हूँ। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन को पहचानना है। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला कथन है? कह रहा है कि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अच्छा, भीष्म ने कथन कौन सा कहना है, सही बताना है। तो भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, ठीक है। अब कह रहा है बहुत माइनर गलती है, ये बात ध्यान रखना, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अच्छा, सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर देखने में आपको लग रहा है कि अनुसरण गलत लिखा गया है, क्योंकि अनुसरण लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए, जो पहले आसान होता है उसको पकड़ लिया करो, अनुसरण होना चाहिए था, ये आप समझ गए। उसके बाद कह रहा है कि दिल्ली जमुना नहीं होता भैया, जमुना की जगह क्या होता है, यमुना होता है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, यमुना के किनारे बसी हुई है। होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, यह तो बिल्कुल सही लग रहा है। अब कह रहा है पहले वाले में क्या गलत थी, तो भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। देखो यह भी सही है, सब कुछ सही है। यहाँ पर बहुत माइनर से गलती कर दिया है। जिस बच्चे को प्रतिज्ञा लिखना आ रहा होगा वो आप लिख ले जाएगा प्रतिज्ञा, इस तरीके से प्रतिज्ञा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, देखो लिखा भी कहीं गया होगा, ये देखिए भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा, यही बस माइनर सी गलती थी। बकिया हमें क्या होगा इसका, हमें आपको बता ही दिया कि अनुसरण होगा, और यहाँ पर यमुना होगा, मामला सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, सदृश्य होगा, सदृश होगा, या श, ये दोनों सेम हो गया है क्या, ये दोनों सेम नहीं रहेगा। इसमें छोटा वाला सा कर लेना, एक में छोटा वाला सा कर लेना, एक में ऐसे बना लेना, सदृश, ये वाला है, ठीक है। गलत टाइपिंग हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है, इसी में। तो उसके बाद देखो यह सदृश से तो ऐसे ही गलत हो गया, जो छोटा सा वाला है तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। क्या होता है, सदृश होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये वाला आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, कहाँ गया भाई, नेक्स्ट सवाल चलते हैं, देखिए कहाँ गया। स्त्री कृष्ण के, यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस वाले में भी सवाल पूछा गया, जब आप मेंस लिखते थे, जब पहले इसमें एग्जाम होता था,
तो इसमें क्या होता था कि कई बार पूछा गया, समीक्षा अधिकारी प्री में भी पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। श्री कृष्ण क्या क्या है? अनेकों नाम नहीं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। देखो कहीं लिखा होगा, यह तो बच्चों को रट गया है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बकिया ये सब गलत होता है। फिर कह रहा है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी, इसमें भी शुद्ध वर्तनी बताना है कि कह रहा है, अब देखो शमशान गलत लिखा है, शमशान का क्या होता है? आधा स होता है, तो इसका मतलब कि यह गलत है, शमशान हो जाता है। जबकि सच्चिदानंद यह बिल्कुल सही लिखा है। और कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं घनिष्ठ में, तो ये ध्यान रखना ट नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठ से ठठेरा वाला। और क्या होता है? सांसारिक नहीं होता है, क्या होता है? यहाँ पे क्या है? सांसारिक लिखा हुआ, हाँ सांसारिक नहीं होता है, क्या होता है? तो आपका सांसारिक होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे भी दे देता है संसारिक, तो यह भी गलत होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि संसारिक भी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? सांसारिक होता है। अगर ऐसे कर दे तब यह सही हो जाता है। ट वाले बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, क्योंकि जिसके साथ घनिष्ठता होती, ठूस की घनिष्ठता होती है, इसलिए घनिष्ठ होगा। इतना ही आपके लिए क्लू बहुत है याद करने के लिए। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत वर्तनी की पहचान करनी है। जैसे मेरा नाम राधा रमण है, गलत वर्तनी को बताना है। कृष्ण बंसी बजाते थे, ठीक है, कृष्ण बंसी बजाते थे। विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे। संज्ञा के 4 उदाहरण दो, ठीक है, इसमें गलत को पहचानना है। तो मेरा नाम राधा रमण है, कृष्ण बंसी बजाते थे, यही गड़बड़ है, क्योंकि बंसी ही गलत लिखा हुआ है। बंसी कैसे होता है? बंसी ऐसे होता है, आप यहां से समझ जाएंगे तो मामला सेट हो जाएगा, बकिया सब कुछ ठीक लगा था। चलिए अब उसके बाद करा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी थी कि अशुद्ध वर्तनी कौन सा होगा। तो देखो उज्ज्वल है, उद्दंड है, चौकन्ना है, निरामिष है। कई बार निरामिष लिखने की आता है, ये बात ध्यान रखना कि म पर छोटी ही की मात्रा होती है, कई बार बच्चे बड़ा कर देते हैं, निरामिष, ऐसे ध्यान रखना। तो इसका मतलब इसमें सबसे गलती क्या है? उज्ज्वल है, क्योंकि आपको पता है कि ये 2 ज छोटे छोटे आधे जो होते हैं उज्ज्वल होता है, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? उज्ज्वल पढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। 2 ज होते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो उज्ज्वल होता है, तो इसका मतलब ये गलत था। अगर कोई सही बोले तो ऐसे लिख देना, ये बात हमेशा ध्यान। इस तरह एक वर्ड आता है श्रृंगार, और देता कैसे है? देखो श्रृंगार ऐसे देता है, जो कि ये गलत है, यह गलत होता है। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? तो बस एक बार ऐसे होता है, और ये होता है श्रृंगार सही वाला, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना। फिर कह रहा श्याम, श्याम जल से पौधे सींच रहा है। वाक्य का शुद्ध रूप बताना है कि कौन सा इसमें श्याम है। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, अच्छा भैया जब सींच ही रहा है तो जल से ही सींच रहा होगा, तो यह तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, यह तो ऐसे ही देखने में गलत लग रहा है। श्याम पौधे सींच रहा है, एग्जैक्टली ये सही होगा। जल से सींच रहा श्याम पौधे को, ऐसे ही गलत लग रहा है देखने में। देखो सिंचाई जल से ही की जाती है, तो जाहिर सी बात है जो अननेसेसरी चीजें होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? शुद्ध वाले वर्तनी में हटा देते हैं, बोलचाल में हम लोग बहुत सारा गलत बात बोल देते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं हम लोग 34 की तरफ। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कह रहा है कि बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, अशुद्ध बताना है। देखो पेड़ से पत्ता गिरा, अभी हमने आपको बताया कि पेड़ से अलगाव होता है, हमने दे दिया है कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। और इसको अगर आप देखोगे तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के, देखो यहाँ लिखा भी है अलगाव के संबंध में का के की होता है, अधिकरण में पै पर होता है, और संबोधन में भी का के की। इस बात को ध्यान रखिएगा, हे उस तरीके का जो होता है संबोधन वाला, और एपोस्ट्रोफी यस वाला होता है, ये संबोधन में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें कह रहा है पेड़ से पत्ता गिरा, तो सही है। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, अच्छा। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, बिल्कुल। विद्या सदैव नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए कि सदैव गलत है, यहाँ पर बहुत माइनर गलती दी हुई है। सदैव होता है, 2 चुटैया होती है ऊपर, और यड़ संधि का उदाहरण है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब गलत आपका ये हो जाएगा। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, कोई दिक्कत नहीं था। बच्चे ने कहा था, कामा था, पर आपने नहीं सुना, यह भी सही था। गलत छाड़ना था तो गलत ये हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। जैसे कह रहा है कि मैं सारी रात भर जागता रहा, तो ये देखिए सारी रात तो ठीक है, भर यहाँ पर आपको गलत आ गया। भर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा जो है वर्ड आ गया, इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, दिन भर वह परिश्रम करता है। कड़ा परिश्रम अपने आप में खुद ही कड़ा होता है भाई,
ये बात ध्यान रखना। तो कड़ा ऐसे ही हट जाएगा। तो कौन कौन सा गड़बड़ी पहले उसको एक बार पढ़ करके हटाया जाता है। प्रत्यक्ष के प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता। आपको पता है कि यहाँ पर के गड़बड़ है। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, यह क्या था, सही था। यहाँ मैंने इसका सही रूप लिख दिया है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का पहचान करना है। कौन सा अशुद्ध वर्तनी है? देखो, क्या बहिरंग सही लिखा है, क्या प्रामाणिक सही लिखा हुआ है, निर्दय क्या सही लिखा हुआ है, एकांतिक। देखो, बहिरंग बहुत सही लिखा हुआ है, बहिरंग ऐसे ही लिखा जाता है। कई बार बच्चे वहां पर बड़ी की मात्रा कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहिरंग विभाग मतलब बहरों का विभाग, यह सही है। प्रामाणिक भी कई बार बच्चे गलत लिखते हैं, प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, ये बात ध्यान रखना। तो क्या होगा? प्रामाणिक। ठीक है, एक मिनट, एक सेकंड रुकना। ये ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? प्रामाणिक होगा। देखो ऐसे प्रा होता है, फिर माँ होगा, फिर ये होगा ऋक, यह सही होगा। यहाँ पर एक ये वाला खड़ी पाई हटा के देखता है और बहुत बार बच्चे गलत कर देते थे। यह भी सही है, यह भी सही है। आपको पता है कि निर, जिस पर उड़ंतवारा उड़ता है उसके बाद वाले पुड़ाते हैं, इसका मतलब कि निर और द पर उड़ जाएगा और यहाँ पे यह हो जाएगा, इसका मतलब यह भी सही था। तो जब सही आप निकाल लीजिए, इसका मतलब यही गड़बड़ होगा। अब गड़बड़ क्यों है? तो एकांतिक नहीं होता है, अएकांतिक होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अएकांतिक होता है, यह जो बच्चा समझ गया उसका काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत माइनर गलती दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये सवाल। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, मतलब जो गड़बड़ है, जो अशुद्ध वर्तनी है, आपको ये बताना है कि क्या इसमें कौन सा गड़बड़ है। तो देखो, विदुषी, विदुषी एग्जैक्टली सही लिखा हुआ है। कई बार इसमें भी बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। देखो लिख करके आप लोग जब देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि विदुषी सही लिखा है, विदुषी ऐसे ही लिखा जाता है। स पर बड़ी की मात्रा मत कर देना, यह गलत होता है। अंत्याक्षरी भी सही लिखा है, अंत्याक्षरी ऐसे ही लिखा जाता है, अंत्याक्षरी ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। अब कहा कुमुदनी में भी कई बार लड़के करते हैं गलत। कुमुदनी को लोग ऐसे लिख देते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, कुमुदिनी लिख देते हैं इस तरीके से। हाँ, यहाँ पर गलती करते हैं, जबकि यह म ना होकर के यह भी छोटू की मात्रा रहता है, तो कुमुदिनी इस तरीके से होता है। और व्यवहारिक गड़बड़ है, जबकि लगने देखने में लगता है कि व्यवहारिक सही है, लेकिन व्यवहारिक का होता है व्यावहारिक। ये बात आप ध्यान समझना, तो यह आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर यह की जगह खड़ा जो है आ का मात्रा हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा जो है, जबकि अकारांत दिया है आकारांत हो जाएगा। तो क्या होगा? ये सही हो जाएगा, व्यावहारिक हो जाएगा। फिर करा देखिए शुद्ध शब्द को चुननी। शुद्ध शब्द देखिए कह रहा है औद्योगिक, क्या सही लिखा हुआ है? औद्योगिक, 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 तो देखने में पहले यही सबसे गड़बड़ लग रहा, पहले इसको हटा दो। फिर कह रहा औद्योगिक, ये भी कभी आपने नहीं सुना, ये भी हटा दो। औद्योगिक वाला तो मामला चल रहा है, तो अब कौन सा होगा? तो अब यह मामला फंसा, क्या बड़ा का मात्रा होगा, क्या छोटा का मात्रा? बोल के देखो। औद्योगिक मतलब आप क्या बोल रहे हो? थोड़ा झटके में ही बोल रहे हो। इसका मतलब है औद्योगिक। ठीक है, ग पर बहुत कम आप रुक रहे हो, इसका मतलब छोटी की मात्रा होगा। बड़ी की मात्रा होती थोड़ा देर तक खींच करके बोलते, इसका मतलब क्या होता? यह सही हो जाता। ठीक है, इस तरीके से आप सही कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप में प्रवाहित हो रही है। अब बच्चे को अजस्र नहीं पता होगा तो कैसे वो करेगा? इसलिए हमने क्या किया है, जो जो टफ वर्ड है, क्लिष्ट वर्ड है, पहले उसको अर्थ मैंने डिटेल कर दिया है, ताकि आपको अर्थ समझ में आ गए और आगे दिक्कत ना हो। देखो अजस्र, अजस्र का मतलब होता है क्या? निरंतर, लगातार। इसका मतलब हो जाएगा, अजस्त्र का मतलब लगातार होता है, इसमें हो जाएगा अजस्त्र। कह रहा शुद्ध रूप अजस्त्र हो जाएगा। अजस्त्र का मतलब होता है अविच्छिन्न, जिसकी धारा कभी न टूटे, निरंतर चले, लगातार चले। आपको पता है कि मंदाकिनी एक नदी है। कल हमने जब जियोग्राफी पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है तो यहीं पर रुद्रप्रयाग बनता है। यह बात आप ध्यान रखिए। जियोग्राफी वाली सीरीज 9 PM पर, 9 PM पर डेली रात में चलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कह रहा अतियोक्ति, कवि, कवित्री और कह रहा पूज्य। अब देखिए कह रहा पक्षीगण। देखो एकदम आराम से समझना, पूज्य आप बोल भी रहे हो तो पूज्य, पूज्य इसका मतलब कि छोटाओं का मात्रा नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा इसमें? पूज्य हो जाएगा। ये वाला पूज्य से होता तो सही हो जाता। अतयोक्ति तो कभी आपने सुना ही नहीं है। क्या होता? अत्युक्ति होता है, क्योंकि यहाँ पर अत्युक्ति बहुत अल्प मात्रा के लिए हम रुकते हैं, तो क्या होता? अत्युक्ति होता, तो ये सही हो जाता। कवित्री भी गलत लिखा जाता है। कवित्री देखिए ऐसे लिखा जाता है, कवित्री। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कई बार बच्चे गलत करते हैं कि कवित्री सही सोच करके गलत मार देते हैं, जबकि कवित्री, ये बात ध्यान रखना। तो ये भी सही था। इसमें गलत कौन सा? तो गलत इसमें सॉरी शुद्ध सही कौन सा था? ये कौन सा था? पक्षीगण, मतलब पक्षियों का जो झुंड है, पक्षी गण।
अगर पक्षी लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? पक्षी लिखना होगा तो ऐसे लिखोगे, तब यह मात्रा बदल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, इकारांत हो जाएगी बड़ी वाली, ये बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद देखो अभिज्ञ का विलोम, तो पहले आप समझिएगा अभिज्ञ का मतलब क्या होता है। यह मैंने पहले आपको लगा दिया है कि अभिज्ञ का मतलब होता है जो जानकार हो, जो कुशल हो, किसी काम में दक्ष हो, किसी काम में निपुण हो। तो जब आपको अर्थ पता हो गया तो आप समझोगे कि सर ये बताइए कि अभिज्ञ का विलोम कौन सा नहीं है। अगर आपसे पूछे तो आप बता दोगे कि चतुर का मतलब तो होता ही है कुशल, दक्ष, जानकार। इसका मतलब यह नहीं होगा क्योंकि इसका समानार्थी है, ठीक है। लेकिन अज्ञ का मतलब क्या होता है? अज्ञ मतलब जो कुछ न जानता हो। कई बार यह भी पूछता है कि जो कुछ न जानता हो उसको क्या बोलते हैं, अनेकार्थी वाले शब्द में भी आता है, इसलिए वहां पर आपको अर्थ जानना जरूरी होता है। तो अज्ञ का मतलब जो कुछ भी न जानता हो, तो ऐसे ही कर जाता है इसमें। उसके बाद देखो अनभिज्ञ का मतलब होता है, बोलते बहुत अनभिज्ञ व्यक्ति, इसका मतलब यह भी कुछ नहीं जान रहा है। अभिज्ञ में कंफ्यूजन होता है, तो अभिज्ञ को भी जान लेना। तो अभिज्ञ का मतलब भी यही होता है जो प्रवीण न हो, जो अनाड़ी हो, जो अनजान हो। इसका मतलब अगर कभी अनेकार्थी शब्द भी आपसे पूछे कि जो प्रवीण न हो एक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो क्या बताओगे? अभिज्ञ बता देना, ठीक है। डिटेल एक्सप्रेशन बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आप इसका भरपूर लाभ उठाओगे, एक दो बार रिवीजन कर लोगे, पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रॉपर देख लोगे, तो मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर आपका समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी या एपीएस जो भी एग्जाम होने वाले उसमें बाहर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? देखो ओत प्रोत का मतलब क्या होता है, किसी कि ओत प्रोत नहीं बोलते हैं कि ओत प्रोत हो गए, मतलब किसी के ऊपर एकदम न्यौछावर हो जाना, मतलब किसी के ऊपर विलीन हो जाना, एक दूसरे से मतलब गुथा हो जाना, इस तरीके का ओत प्रोत होता है। तो ओत प्रोत का मतलब देखो कह रहा है कि क्या हो जाएगा, विलोम पूछ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो इससे अलग हो। इसका मतलब है कि इससे विहीन हो, अलग हो, तो यह क्या हो जाएगा, इसका विहीन हो जाएगा। जबकि संयुक्त मतलब तो आपको पता है कि जुड़ा हुआ होगा। प्रगामी का देखो यहाँ पे दे दिए, प्रगामी का मतलब होता है गमन या प्रस्थान करने वाला, जबकि प्रगामी का क्या होगा, अगामी होगा, आने वाला। तो प्रगामी का विलोम क्या हो जाएगा, अगामी। यह भी आप ध्यान समझिएगा। और उसके बाद ओतप्रोत अगर आप समझ गए तो मामला बन जाएगा। अनिस का मतलब होता है ईस, इस अनिस का विलोम क्या हो जाएगा, तो ईस हो जाएगा। यह भी आप ध्यान रखिए। सभी ऑप्शन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ दिया भी जा रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपका एक तरफ शब्द है, एक तरफ विलोम है। जैसे अर्जित, अब देखो अर्जित का मतलब क्या होता है, पाना। तो अर्जित का मतलब पाना हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि उपलब्ध करना। इसका मतलब ये गलत लग रहा है। अब देखो अदोष, अदोष का मतलब होता है सदोष, तो इसका मतलब यह सही है, यह सही है। अवेच्छा, अवेच्छा का मतलब होता है अनवेच्छा, मतलब अन लग गया, इसका मतलब इसका निगेटिव थंब में चला गया, तो यह भी सही है। आलोक का मतलब होता है क्या, प्रकाश, जबकि तिमिर का मतलब क्या होता है, अंधकार, तो इसका मतलब यह भी सही है। तो कभी भी मामला फंसे तो आप पहले जो सही वाला उसको निकाल लो। अब अर्जित का मतलब क्या होता है, उपलब्ध, तो गड़बड़ है, क्योंकि अर्जित मतलब लेना और उपलब्ध कोई चीज उपलब्ध होना दोनों समानार्थी था। इसका मतलब क्या होता, गलत हो जाता। अर्जित का क्या विलोम है, अनर्जित है। पहले ईमानदारी से इसको आप लगा लेना, तब जाकर के इधर एक्सप्रेशन को देखना, फिर आप इसके चारों ऑप्शन को देख लेना, आपका काम बन जाएगा। अदोष का सदोष, अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का क्या, तिमिर, इन सब का भी जो है सही रूप से मैंने दे दिया है, वो आपको वहां दिया ही है। फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, ये बात ध्यान रखना। कह रहा है कि अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का क्या, अनावृष्टि, क्या ये सही है? ग्राह है। देखो अतिवृष्टि का मतलब होता है कि ज्यादा बरसात, अति का मतलब नहीं बोलते अति हो गया, अति मतलब ज्यादा, और अनावृष्टि का मतलब जहां बरसात कम हो, इसका मतलब तो ये सही लग रहा है। ग्राह्य, ग्राह्य मतलब लेना, त्याज मतलब त्याग देना, जिसका मतलब यह भी सही होता है। स्वार्थ, अब देखो कोई व्यक्ति कह रहा है कि किसी के स्वार्थ में, कोई के किसी के हित में, तो स्वार्थ और हित का मतलब एक ही लग रहा है। जबकि अनुग्रह और विग्रह क्या है, यह सही है। और यहाँ पर गलत पूछा है, तो स्वार्थ वाला क्या होगा, गड़बड़, क्योंकि स्वार्थ और हित एक ही चीज होता है, समानार्थी है, इसलिए गलत हो जाएगा। अर्थ, अगर आप जो बच्चा देखो अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची और अनुलोम विलोम, इन सबों में जो अर्थ जानने लगा, उसका मामला बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। देखो स्वार्थ क्या हो जाएगा, परमार्थ, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं ज्यादा देता है, सही सुमेलित नहीं है। छली, छली का होता है निश्चल, तो भाई बात सही है, जो छली है वो निश्चल, इसका मतलब सही लग रहा है। भोगी, कोई भोगने वाला है, तो उसका योगी, यह भी सही लग रहा है। अब देखो निष्काम है, मतलब कि कोई कोई निष्काम है, बेकार है, किसी के पास कोई काम नहीं है। और कोई क्या है, सकाम है, मतलब उसके पास काम है, तो निष्काम का सकाम, यह भी अपोजिट, इसका मतलब सही है। देखो जागृत वाला गड़बड़ है यहाँ पर, क्योंकि जागृत का मतलब जैसे ज्वालामुखी जो होता है,
वो जागृत अवस्था में होता है। जब हमने आपको पढ़ाया था भूगोल, तो हमने बताया था कि बैरन द्वीप क्या है, जागृत अवस्था में है, जबकि नारकुंडम का ऐसा ज्वालामुखी है वो सुषुप्त अवस्था में है। तो इसका मतलब है जागृत का क्या होगा, सुषुप्त हो जाएगा, उल्टा सुषुप्त, सुषुप्त, सुषुप्त या सुसुप्ति, इस तरीके से, सॉरी सुसुप्त में ये वाला कर देना, षटकोण वाला, हाँ, खटकोण वाला, सुषुप्त या सुसुप्ति, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस रूप में लिखा रहता है, देखो यहाँ इकारांत वाले में लिखा गया है तो उसी रूप में लिखा जाता है, तो इकारांत में सुसुप्ति लिख देंगे तो मामला बन जाएगा। अगर जागृत पूछता, अगर कभी आपसे जागृत पूछे, ऐसे यह भी कई बार पूछा गया है कि जागृत क्या होता है, तब यहाँ पर लिख देना सुषुप्त, ये आप ध्यान रखना। तो जैसे पूछा जाता है उसी टर्म में लिखा जाता है, तो जागृत का सुसुप्त, जागृति का सुसुप्ति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि कृपा का विलोम क्या होगा भैया, तो कृपा का विलोम क्या होगा, कह रहा है कि क्या कोप होगा। कृपा मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर किसी का दया हो, और कोप मतलब होता है किसी का जो है बुरा हो। इसका मतलब कि यही सही है, कृपा का विलोम क्या होगा, कोप होगा। जबकि कष्ट नहीं होगा, जबकि आशीष नहीं होगा, यह सब नहीं होगा, क्योंकि आपका यह सब दुख के बारे में जा रहा है, कष्ट वाला। और आशीष तो किसी को आपका जो है किसी को जो है आपका जो है किसी को दिया जाता है वरदान, तब उसके बारे में आपको दिया जा रहा है। तो कृपा का मतलब की होता है कि किसी के ऊपर भगवान की कृपा हो रही है, और किसी के ऊपर किसी के ऊपर जैसे बोलते हैं ना कि शनिदेव का कोप है, तो कोप मतलब उनकी दूर दुष्ट दृष्टि पड़ रही है, मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है, देखो जारज और औरस कई बार पूछा जाता है, जारज और औरस, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, औरस। ठीक है, अब अगर आप इसका अर्थ जान जाओगे, आज के पहले आप लोगों को इसका, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका अर्थ नहीं जान रहे होगे, क्योंकि रटे होगी जारज का औरस, जारज का औरस। अगर आप इसका अर्थ जान जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। कभी अगर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे तब भी आप आसानी से कर ले जाओगे। देखो जारज क्या होता है, वह संतान जो विवाहोत्तर संबंध से उत्पन्न हो। इसका मतलब है कि किसी अन्य स्त्री के संबंध से इस जो उत्पत्ति हो, यह बात ध्यान रखिएगा। और इसको बोलते हैं जार से उत्पन्न सम्मान, मतलब कि दूसरे का संतान, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऐसी संतान को समाज में लोग ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जबकि औरत की बात करेंगे, अपनी विवाहिता स्त्री, जो हमारी स्त्री है, उसी के साथ हमारी पत्नी है, उसी के साथ जो उत्पन्न पुत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं औरस। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जा मतलब होता है दूसरे, और मतलब होता है अपना। इससे समझ जाओगे कि जा मतलब जो दूसरे के संबंधों से उत्पन्न हुआ होगा पुत्र, वो जारज, और मतलब जो अपने संबंध से उत्पन्न हुआ होगा वो औरस। तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, तो औरत से क्या हो जाएगा, जारज। ठीक है, प्रदत्त का क्या होगा, अनुदत्त होता है। ये सब आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, ये आपको देखना। अब यहाँ पे देखो, उत्पत्तिका आ गया और अधिपत्यका आ गया। तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि उत्पत्तिका क्या होता है। रटोगे कब तक रटोगे, अब तो रटना छोड़ो। तो उत्पत्तिका का और अधिपत्यका, इसका मतलब यह तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछ रहा है, विलोम त्रुटिपूर्ण है, सॉरी त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, तो यह तो सही है। मृदुल मतलब होता है मुलायम, रुक्ष मतलब होता है कठोर, तो इसका मतलब यह भी सही है। अर्पण, अर्पण का मतलब होता है लेना, और समर्पण, और देखो अर्पण का मतलब होता है किसी को अर्पण करना, समर्पण करना एक ही चीज लग रहा है। जबकि चांचल्य का स्तर, हाँ एग्जैक्टली, इसका क्या हो जाएगा, गलत, सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो मैं भी आपके सामने ही चीजें कर रहा हूं, बस आप उसको उस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आपका भी सही हो जाएगा। देखो उत्पत्तिका का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो ये पर्वत है, ये पर्वत श्रेणी है, तो ये पर्वत के पाद वाला जो एरिया है, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश देखोगे तो मैंने आपको पढ़ाया था ज्योग्राफी में, जो सबसे वाह वाला हिमालय, इसको शिवालिक हिमालय बोलते हैं। ये शिवालिक हिमालय है। अब शिवालिक हिमालय का जो गिरिपद होता है, शिवालिक हिमालय है, इसी शिवालय का जो गिरिपद वाला रीजन है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पत्तिका। मतलब नीचे वाली जो तराई वाली जो गोरखपुर वाला रीजन है उत्तर प्रदेश का, वही वाला क्या होता है, वो आपका होता है उत्पत्तिका। मतलब उत्पत्तिका मतलब नीचे वाली जो घाटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं। जबकि अधिपत्यका का मतलब होता है जो पहाड़ वाला टेबल नुमा, अगर आप जब आप प्राचीन भारत में जाओगे, जो पठारी वाला रीजन है, ठीक है, जहां पर चिपटा वाला टेबल नुमा आकृति बनती है, वहां पर क्या होता है, वो होता है अधिपत्यका। तो इस चीज को कंफ्यूजन दूर कर लेना। अधिपत्यका का मतलब होता है कि पहाड़ के ऊपर वाला पार्ट जो है, पहाड़ के ऊपर जो समतल वाला पार्ट होता है, ऊंचा पथरीला पार्ट होता है। जबकि उत्पत्तिका का मतलब होता है, जबकि देखने में आपको कंफ्यूजन लग रहा है, उत्पत्तिका मतलब उठा हुआ, ऐसी बात नहीं है। उत्पत्तिका का मतलब होता है नीचे, और अधिपत्यका का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, अब देखो मृदु का हमने बता ही दिया। चांचल मतलब होता है जो चंचल हो, जो जिसका मन एक जगह ना हो, इधर उधर स्मरण कर रहा हो, इधर उधर दौड़ रहा हो। स्थिर का मतलब स्थिर हो, तो ये सही था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। अब इसमें त्रुटिपूर्ण बताना है, कह रहा है कि विलोम बताना है। भूषण, भूषण का क्या, भूषण भाई, भूषण क्या होता है, भूषण का दूषण होता है, तो ये तो ऐसे ही गलत देखने में लग रहा है।
क्योंकि पूषण तो होता ही नहीं है। भूषण क्या होता है? दूषण अगर आप कर देते तो यहाँ पर सही हो जाता। निरत, निरत मतलब लगातार होता है। विरत ये सही ही था। यौवन, यौवन को हम लोग जरा बोलते हैं। किसमें? जरा मतलब बुढ़ापा होता है, यौवन मतलब नौजवान होता है, तो ये सही हो जाता। और अनायास, अनायास का सायास होता है, मतलब कोई चीज बेमतलब का हो गया और कोई चीज सही हुआ। सायास मतलब सही तरीके से हुआ, अनायास मतलब गलत तरीके से हो गया। तो यह भी सही था, यह भी सही था, यह भी सही था। भूषण का दूषण कर दिए तो सब सही हो गया। पहले रटने वाला काम नहीं, प्रॉपर तरीके से समझने वाला काम यहाँ पे करना। निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्राचीन, इसमें भी देखो कुछ चीजें होती है जो गड़बड़ी आपको लगती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो प्राचीन का तो हो जाएगा अर्वाचीन। प्राचीन मतलब होता है पुराना, ठीक है। तो देखो अगर पुराना पूछे, जिस तरह से पूछे उसी रूप में आपको देना है। अगर पुराना पूछे तो इसका कर दो क्या? नया, ठीक है। अगर आपसे क्या पूछे? प्राचीन पूछे, प्राचीन पूछे तो आप कर दोगे क्या? एक मिनट रुकना। आप कर दोगे क्या? अर्वाचीन, अर्वाचीन कर दोगे। यहाँ पे लिख लिख करके भी वर्ड सही करना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अर्वाचीन, सॉरी अर्वाचीन, हाँ यहाँ पे बड़ी मात्रा कर लेना, अर्वाचीन, ठीक है। उसके बाद देखो कहा गया। अब अगर पुरातन पूछे तो पुरातन मतलब भी पुराना, तो इसको हम लोग बोलते हैं नूतन, मतलब नया। वर्तमान पूछ ले मतलब प्रेजेंट का पूछ ले तो पास्ट में चले जाएंगे, भूत में। और प्राचीन का तो अर्वाचीन हमने बता ही दिया, तो ये आपका काम हो गया। फिर से याद करा, जो पहले कभी ना हुआ। अब देखो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया, जो पहले कभी ना हुआ हो, मतलब पहले, इसमें बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं थोड़ा जोर दूंगा, इस पर ध्यान समझना। जो पहले कभी ना हुआ हो, यह बात ध्यान रखना, उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। तो इसमें क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। आंसर तो ये सही हो गया। लेकिन 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 अपूर्व में कंफ्यूजन होता है कि अपूर्व को ध्यान ध्यान रखना कि अपूर्व और अभूतपूर्व में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अपूर्व में क्या होता है? जैसा पहले न हुआ हो, अनूठा, मतलब पहले तो कभी हुआ है लेकिन इस बार का जो ऑर्गेनाइजेशन है वह एक अलग तरीके का है, पहले जैसा नहीं है। अभूतपूर्व में क्या होता है? पहले कभी हुआ ही नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है, पहला ही बार हो रहा है, इसका मतलब होता है अभूतपूर्व। तो दोनों में ध्यान रखना कि अपूर्व का मतलब पहले तो हुआ है लेकिन उससे बेहतर, उस ऐसा ऐसा फंक्शन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं हुआ है। उसके बाद देखना, अनुपम का मतलब आपको पता ही है कि उत्कृष्ट है, बेहद जो है अच्छा है। और अद्भुत का मतलब आश्चर्य, विस्मय वाला मामला। निम्नलिखित में से सही मेल को छांटना है जिसका अंत न हो। तो अतुलनीय तो ऐसा होगा नहीं, इसकी तुलना न किया जाएगा, उसका तुलनीय होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात थी। उसके बाद करा है जिसकी तुलना न हो, देखो इधर लग लेते। फिर उसके बाद करा है जिसका अपराध सिद्ध होगा, तो अपराधी तो कहलाएगा ही, तो ये बात सही ही था। जो साध्य न हो असाधित, क्या है? जो साध्य न हो असाध्य होगा, साधित नहीं होगा, असाध्य होता है असाध्य। ये बात ध्यान रखना, जो साध्य ना हो मतलब कि जिसको साधा ना जा सके, असाध्य होगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको आर और ए आर को क्या करना है? साध्य बनाना है, न कि असाध्य, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और जिसका अंत न हो अनंत, आपको ये बात पता है। ये सब आसान थे, कोई दिक्कत नहीं था। फिर कह रहा है कि जो कभी बूढ़ा ना हो, तो जो कभी बूढ़ा ना हो इसका मतलब अजर है, वो अमर है। बकिया सब वर्ड गलत लिखे थे, इसको आप हटा देंगे। सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी का जो नायक होगा, जो सदैव प्रसन्न रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं धीर ललित। इसका मतलब वो सदैव क्या करता है? प्रसन्न रहता है, खुश अवस्था में रहता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर कहता है इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश आपको बताना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इतिवृत्त होता है कि इसका मतलब हो जाएगा जो आपका समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा जो होता है, मतलब कि किसी देश का समाज की घटनाएं या क्रमवार ब्यौरा उपयुक्त अगर कोई कराता है तो क्या बोलते हैं? इतिवृत्त बोलते हैं। यह थोड़ा सा टफ सवाल था, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। इतिवृत्त का मतलब समझिएगा कि ऐसी घटनाएं, समाज की ऐसी घटनाएं जिनका ब्यौरा क्रमवार दिया गया हो, उससे हम लोग बोलते हैं इतिवृत्त। वृत्त मतलब क्या होता है? सर्कल होता है, बार बार, मतलब क्रमवार तरीके से दिया गया है, सर्कुलर तरीके से दिया गया है, इसीलिए उसका नाम किया गया है इतिवृत्त। असुमिलित जोड़ने का चयन करना है। अब देखो, जिसके पार देखा जा सकेगा उसे अपारदर्शक कहाँ बोलेंगे? उसे तो पारदर्शक न बोलेंगे, पारदर्शक बोल देंगे, पारदर्शक बोल देंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, अनुचित बात करने वाला क्या है? असुमेलित। तो इसका मतलब यही असुमेलित था। अब उसका 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, ठीक है। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला, भाई जाहिर सी बात है, जो अनुचित बात करने के लिए तो दुराग्रही तो कहलाएगा, दुराग्रह या दुराग्रही कहलाएगा। जो कुछ नहीं जानता हो, अभी हमने आपको ऊपर लिख के दिखाया कि अज्ञ होता है, इसका मतलब यह सब सही था, ये सब क्या था? ये सब सही था। और वह क्या था? सुमेलित गड़बड़ था। फिर कह रहा है जिसका कोई आकार ना हो, जाहिर सी बात है वो क्या होगा? निराकार होगा। ये बात आप जानते हैं। जबकि नाकार का मतलब निषेध या मना करना, जबकि विकार का मतलब होता है, आपको पता है कि किसी स्थिति विशेष में प्रतिकूल परिवर्तन हो जाए, कोई विकार उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर क्या कहते हैं? हम लोग बोलते हैं विकार हो गया। नहीं बोलते कोई ऐसा विकार आ गया, इसका मतलब प्रतिकूल परिवर्तन हो गया, आपके अनुकूल नहीं रह गया, उसे विकार बोलते हैं, निगेटिव सेंस में जाता है। ये बात ध्यान रखना।
जबकि अल्पकाल का मतलब होता है छोटी अवधि, यह भी आप समझिएगा। फिर कह रहा है कि बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, इसका मतलब क्या होगा? देखो, जो होता है बिजली की तरह मतलब बहुत तेज चलने वाला, तो उसका मतलब होता है कि विद्युत वेग आपको का इसको पढ़ करके भी आपको समझ में आ जाएगा कि विद्युत वेग मतलब जो बिजली की तरह वेग दौड़ता हो, नहीं बोलते कोई काम बिजली की तरह करो, मतलब विद्युत वेग की तरह करो, आपका जो है आरओ और एआरओ आराम से 45 दिन में निकल जाएगा। 45 डेज का ये सीरीज भी चल रहा है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद देखो, विद्युत प्रभ क्या होता है? बिजली की तरह चमकने वाला। विकृत क्या होता है? अभी हमने आपको बताया विकार वाला, उसी तरह से ये विकृत है जिसमें विकार हो। विकार का मतलब जिसमें प्रतिकूल परिवर्तन हो जाए। विधि प्रदत्त मतलब कि जो विधि के द्वारा दिया गया है, जैसे हमारा संविधान है, तो विधि के द्वारा बनाया गया नियम कानून, तो ये कह रहा है विधि प्रदत्त मतलब विधि ने जो हमको दिया है, प्रदत्त मतलब प्रदान किया है, विधि मतलब कि कोई नियम, कोई नियमावली, कोई कानून, ये बात आप समझिएगा। फिर कह रहा है 59, जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए उपयुक्त क्या होता है? तो प्रेषित पति का मतलब होता है जिस स्त्री का पति बाहर हो, जबकि अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा न की गई हो, अप्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक के अनुरूप हो, आश्वस्त मतलब जिसे आश्वासन दिया गया हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कंफ्यूजन यहाँ कहते हैं, समुद्र की आग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो समुद्र की आग जो कि असंभव आग है, पता नहीं कौन सा आग लगता है समुद्र में, मैंने तो देखा नहीं कभी, कोई देखा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। उसको बोलते हैं बड़वा नल, चूंकि बार बार पूछा जाता है, तो बड़वा नल मतलब समुद्र की आग, और दावा नल मतलब यह तो ठीक थी, जंगल की आग, यह तो समझ में आती है। उसके बाद जलागम मतलब जहां पर जल वाला क्षेत्र, जल डूब गया हो, तो वही कह रहा है किसी विशेष क्षेत्र में मेड़ पर पानी रोकना। जैसे आप देखते हो कि कोई नदी बह रही है और यहाँ पर कोई परियोजना बना दी जाती है, तो इसके पीछे क्या होता है? पूरा जलमग्न हो जाता है, कई सारे माइग्रेशन होते हैं, विस्थापन होने लगते हैं, ये सब आप जानते हो। भीषणाग्नि मतलब होता है भीषण अग्नि, यह मतलब आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एस गुरु जी चैनल को क्या करना है, आपको खूब बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करना है, तभी ये चैनल आगे जा पाएगा और आपको बेहतर आगे आने वाले एग्जाम के लिए एक नया आयाम देगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बात ध्यान रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चार्जेस नहीं है, बस आप प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो करना है। टेलीग्राम लिंक है, इसको ज्वाइन करके आप क्या करेंगे, यहाँ से जो पीडीएफ होंगे डेली डाउनलोड करेंगे, और आपको ये यूट्यूब का लिंक है, जो हमारे जाकर के चैनल देखना चाहता है वो जाकर के प्रॉपर तरीके से देखेगा और सभी लोगों को जो है दिखाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे शाम को रात में 9 PM पर, ठीक है? और यह वीडियो आपको 3 बजे मिलेगी, इसको आप प्रॉपर तरीके से देखिएगा। तब तक के थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू।